नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। मंगलवार को भाजपा नेता एवं रिटायर्ड आईएएस अफसर गणेश शंकर मिश्रा धमतरी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र की बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के लिए किए गए प्रस्तुत बजट से हर वर्ग के लोगों को राहत मिलने वाला है। इस अमृतकाल बजट में गरीबों को साल भर तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। श्री मिश्रा ने कहा कि जब पूरा विश्व भारी आर्थिक उथल पुथल से गुजर रहा है, जहां एक और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में आर्थिक संकट के चलते नेतृत्व परिवर्तन करने पड़ रहे हैं और दूसरी ओर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश आर्थिक दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुके हैं, भारत एक सशक्त आशावाद की उम्मीद बनकर उभरा है। कोरोना संकट और यूक्रेन रूस युद्ध से उपजे वैश्विक चुनौतियों के बावजूद बजट का आकार बढ़कर 45 लाख करोड़ हुआ है, जिससे भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। अमृतकाल के इस प्रथम बजट ने भारत में ग्रोथ और रोजगार के मोमेंटम को कायम रखते हुए वित्तीय अनुशासन पर स्पष्ट प्रावधान कर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। रिटायर्ड आईएएस हूँ और उसके बाद पार्टी ज्वाइन किया हूँ, भाजपा ज्वाइन किया हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। हम लोग यहाँ पर आज केंद्रीय बजट 2022-23-24 जो 2023-24 भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है और ऐसे तो सब आप लोगों को पता ही है, समाचार पत्रों में भी छप चुका है, लेकिन जो उसमें कुछ मुख्य बिंदु जो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस संबंध में मैं चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ हमारे साथ हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शशि पवार जी और हमारी लोकप्रिय विधायक धमतरी की श्रीमती रंजना साहू जी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी बंधु उपस्थित हैं। मैं बजट के बारे में प्रारंभ चर्चा करता हूँ। अभी आप जब देखेंगे, जबकि सारा विश्व आर्थिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है और आर्थिक संकट के चलते ही एक विश्व का जो एक बहुत बड़ा देश है, उस देश का नाम मैं इसलिए भी लेना चाहता हूँ कि उसके द्वारा ही हम लोग सब शासित रहे 150 से 200 साल तक, ब्रिटेन। उसमें इस आर्थिक संकट के चलते पार्टी का नेतृत्व भी बदल गया। दूसरी ओर लंका और पाकिस्तान जैसे देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुके हैं और वैसी स्थिति में हमारे यहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें एक सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के छवि के साथ ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें जब जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ था 2014 में पहला बजट प्रस्तुत हुआ, जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी भारत सरकार पे, और उस समय हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था विश्व में जो थी वह 10th अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर पर थी। और आज जब बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ है, तब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हैं। इतना हमने जो है छलांग लगाई है और 5वें नंबर पे जिसको रिप्लेस किया है, वह फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन जो गवर्नमेंट है लंदन की, उसको हमने रिप्लेस किया है और वो 6वें नंबर पे आ गया है और हम 5वें नंबर पे आए हुए हैं। इस बीच में आज 9 साल में हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, वह 1.97 लाख रुपीस हो चुका है।
लगभग दुगुना हो चुका है। ये और इस बजट में 5वीं अर्थव्यवस्था जैसे मैंने बताया, वो उस समय हमने 45 लाख करोड़ का बजट जो है प्रस्तुत किया है। 45 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इसमें हमने जो 25 वर्ष के अंतराल में जो 9 साल के बाद जो प्रस्तुत किया है, वो अगला जो ये हमारा अमृत काल का जैसे आपका कोरोना का जो पीरियड खत्म हुआ, विभिन्न जो समस्याएँ जो आपका रूस का और यूक्रेन का वार चल रहा है, उसके बावजूद ये इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि इतना सफलतम बजट और मजबूत अर्थव्यवस्था का बजट हमने प्रस्तुत किया है हमारी गवर्नमेंट ने और इसमें जो अगले जो 25 साल ये बजट सिर्फ़ इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक 1 साल का बजट है। इसमें अगले 25 वर्ष में जो भारत ग्रो करेगा और जो हम जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था जाएगी, उसमें एक रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल ये दोनों अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसमें जो अगले 25 साल के बाद हमारा देश किस प्रकार से रहेगा, उसकी एक मजबूत नींव इस बजट के माध्यम से रखा गया है। माने इस बजट का ऐसा नहीं कि 1 साल में ही इसका जो है इसका लेना-देना है। इसमें हमारा जो अमृत काल के प्रथम बजट है और अमृत काल हमारा चलेगा 2047 तक। उस समय तक किस प्रकार की भारत होगी, इसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की है इस बजट के माध्यम से। इस 1 वर्ष में आपको जैसे पता होगा कि लगभग 80 करोड़ लोगों को हमने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अनाज दिया हुआ है। 11 करोड़ 70 लाख घरों में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय बनाए गए हैं। 9.6 करोड़ एलपीजी के सौर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है वो गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 48 करोड़ लगभग जनधन बैंक के खाते खोले गए हैं। इसमें 102 करोड़ लोगों को टारगेट करके और 220 करोड़ टीका कोविड का वो भी लगाया गया है जो कि निःशुल्क है। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि अमेरिका और दूसरे देशों में ये तो 220 करोड़ हमने अपने यहाँ लगाए हैं। दूसरे देश जो हैं एशिया के, ऐसे बहुत से देशों को हमने सप्लाई भी किया हुआ है। और इसी प्रकार से पीएम जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि होती है, उसमें 2.2 लाख करोड़ जो है 114 करोड़ किसानों को हमने निःशुल्क इसमें अनुदान दिया हुआ है। ये 1 साल के अंतर्गत हमने ये सब किया हुआ है, उसके बाद भी 45 लाख करोड़ का जो है बजट मायने रखता है। अगले आने वाले साल में जो हम बताया कि 25 साल के लिए एक मजबूत नींव है, तो इसमें हमने ये विज़न किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कोविड का जैसे बताया, कोविड में आपने देखा होगा कि अस्पतालों में क्या स्थिति थी। हॉस्पिटल बेड फुल हो गए थे, वहाँ पर लोगों की रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद भी इस स्थिति को हमने मैनेज किया और पहली बार भारत जो है विश्व में सबसे पहले जो है कोविड से मुक्त होते हुए सफलतापूर्वक बड़े-बड़े देशों की तुलना में अपना कदम बढ़ाया है। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए 2014 से जितने 157 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हैं, तो उस समय ये अनुभव सामने आया था कि हॉस्पिटल के साथ-साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनका उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे अनुभव में सामने आई ये चीज़। तो उन 157 157 जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे जुड़ा हुआ 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का इसमें प्रावधान किया गया है। और ताकि वो इस प्रकार की जब फिर से कोई समस्या देश के सामने आती है जिसका हमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया, उसमें हम उसको अच्छे से और ज़्यादा बेहतर ढंग से उसका मुकाबला कर सकें। इसी प्रकार से जो है जो आपका जो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो नुकसान होता है, उससे बचने के लिए 1 करोड़ किसानों को अगले 3 साल में जो नेचुरल खेती होती है, उसके माध्यम से जो है ट्रेनिंग देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इसी प्रकार से युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसमें जो
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है टूरिज्म के भी प्रयास किए जाएँगे सीमावर्ती गाँव में, हिमाचल में और इसमें सब जगह पे, ताकि वहाँ पे पर्यटन का भी संभावना बन सके। इस बजट में आप कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि पहली बार हुई हैं और ऐतिहासिक उपलब्धि जिसको मैं बताना चाहूँगा। 10 लाख करोड़ का ये बजट है। 10 लाख करोड़ का बजट है। अभी तक इतना ज़्यादा इसमें जो है जो कैपेक्स जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अधोसंरचनात्मक विकास, क्योंकि कोई भी अपन जब जीडीपी की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जितना अधिक मार्केट में ट्रांज़ैक्शन होता है, उतना जो है रोज़गार बढ़ता है और उतना ही लोगों की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है। तो उसके लिए 10 लाख करोड़ का कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका आउटले किया गया है ताकि विभिन्न अधोसंरचनाओं का इसमें निर्माण होता रहे। 3.3% ये जो आपका 10 लाख करोड़ रुपया अमाउंट है वो पूरे जीडीपी का 3.3% होता है। इसी प्रकार से 2 करोड़ 240 लाख करोड़ पहली बार ये आपका जो है रेलवे के लिए इसमें प्रावधान किया गया हुआ है। तो ये पिछले वर्ष जो 2014 में जो हमारा पहला बजट था उसकी तुलना में रेलवे में लगभग आपका 9 गुना बढ़ोतरी की गई है। 9 गुना बढ़ोतरी की गई है और इसमें आपका जो है आपका जो 10 लाख करोड़ का प्रावधान है वो 33% बढ़ाया गया है। पिछले बजट की तुलना में। पिछले समय बजट में 870 लाख कुछ था, उसमें 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो आपका डिफेंस का है, तो डिफेंस में सर्वाधिक प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा डोकलाम का विवाद देखा है चीन में। आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान को किस प्रकार से हमने लेवल पे लाया हुआ है। वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, वहाँ पर जो है बालाकोट का एयर स्ट्राइक भी हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अब भारत की ओर कोई भी देश आँख करने की हिम्मत ना कर सके, इसके लिए जितने भी एलोकेशन हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन डिफेंस में किया गया है और इसमें 194 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इतना प्रावधान बजट का कभी उसमें नहीं रखा गया था। इसके बाद जो अलग-अलग वर्ग के लिए तो मैंने आपको बजट का स्पेशल हाइलाइट्स बताया। अलग-अलग वर्ग जैसे मैंने बताया सर्वस्पर्शी बजट है। सभी को समाज के वर्गों को इसमें जो है उसने टच किया हुआ है। तो इसमें साढ़े 3 लाख जो जनजाति हमारे लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 740 एकलव्य एकलव्य का जो है विद्यालय, जिसको अपन बोलते हैं ईएमआरएस, एकलव्य रेज़िडेंशियल स्कूल, एकलव्य रेज़िडेंशियल स्कूल। ये हमने जो है इसमें 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएँगे जिसमें 38,800 अध्यापक और सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार से ये आपका पीवीटीजी इसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जैसे अबूझ माड़िया हैं और पहाड़ी कोरबा हैं, कमार हैं, ऐसे लोगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। पहली बार ये व्यवस्था की गई है उनके लिए, जो कि आदिवासियों से भी ज़्यादा पिछड़े जो लोग रहते हैं उनके बीच में। उसी प्रकार से सिकल सेल और एनीमिया को आपका 2047 तक जैसे मैंने बताया ना 25 अगले 25 वर्षों का इसमें परिकल्पना की गई, तो 2047 तक एनीमिया से मुक्त देश को किया जाएगा। ये इसमें परिकल्पना की गई है, उसका प्रावधान किया गया है और सिकल सेल के लिए प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के लिए आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें ऐसे स्किल डेवलपमेंट जो अभी वर्तमान संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल, इस प्रकार के जो है, जो आपका स्किल डेवलपमेंट का विषय है, उसको युवाओं के लिए इसमें प्रारंभ किया गया है। किसानों के लिए प्रावधान, किसानों के लिए गोवर्धन योजना, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना कि गोबर और ये तो गोवर्धन, ये जो है गोबर की बात ये अभी कर रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि 2018 में ही गोवर्धन योजना है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसको गोवर्धन योजना बोलते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जो है
इस बजट के माध्यम से 500 नए प्लांट, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ जिसको नाम दिया गया है, ये नए प्लांट इसमें लगाए जाएँगे और अलग-अलग तरह के इसमें जो बायोगैस उसकी जो संबंधित जुड़ी हुई प्रक्रिया है वो सब इसमें की जाएगी। पहले आपको बताया मैं अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की व्यवस्था हम इसमें बजट में कर रहे हैं और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएँगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अन्न वितरण किया जाएगा। पिछले समय अपन 1 साल में 80 करोड़ लोगों को टारगेट ग्रुप को किए थे। इस समय लगभग 42 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत निःशुल्क अन्न प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, माने जो हमारे जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार के जो अनाज होते हैं जो कि सनातन काल से हम इसका उपयोग करते रहे हैं और जिसको जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, जिसको हम श्री अन्न का नाम दिए हैं। श्री अन्न के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इनके लिए एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट का प्रावधान किया जाएगा और विश्व में दूसरे नंबर पर अभी मोटे अनाज के क्षेत्र में भारतवर्ष जो है निर्यात में आगे आया है और इसको डेवलप करने का बजट में प्रावधान में जितने भी सेक्टर्स हैं कृषि से, जैसे आपका फिशरीज का है, हॉर्टिकल्चर का है, इनको सबको समेकित करते हुए जो 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट का प्रावधान इस बजट में किया गया है किसानों के लिए। इसी प्रकार से जो आपका प्राथमिक कृषि जो सहकारी सोसाइटी होती हैं 63,000, उनके लिए 2516 करोड़ रुपया ऋण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए समान 7.5% के लोन दर, इसमें नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा करने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है। और इसी प्रकार से जो आपका जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं, वेतनभोगी जो लोग होते हैं, उनके लिए जो छूट की सीमा 5 लाख तक थी, उसको 7.5 लाख किया गया है और ये जो 2.5 लाख से 3 लाख रुपया किया गया है और साथ में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें लगाया गया है। तो इससे जो है जो वेतनभोगी जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको लाभ होगा और उस पैसे का भी उपयोग वो अपने बचत के रूप में मार्केट में ट्रांज़ैक्शन के लिए कर पाएँगे। प्रधानमंत्री एक अभी ये सारी बात मैंने आपको बताया है। साथ ही एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी इस बजट में की गई है और 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स के रूप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए एक व्यवस्था इस बजट में की गई है। इस बजट में जैसे एक चीज़ अभी मैं कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट 1 फरवरी को बजट आया, 2 फरवरी को उनका एक बयान, 2 या 3 फरवरी को आया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि बजट में जो आपका मनरेगा का जो प्रावधान है, उसको पिछले बजट की तुलना में कम कर दिया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि मनरेगा में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मनरेगा में चूँकि बजट प्रावधान पिछले उससे बजट से कम कर दिया गया है, इसलिए गरीबों की ये बजट में ध्यान नहीं रखा गया है, मज़दूरों का ध्यान नहीं रखा गया है। ये मुझको हँसी आती है और ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इतनी हास्यास्पद और ऐसी बात करे जो कि एक सामान्य आदमी को भी पता होता है। ऐसी बात कैसे कर सकता है? मनरेगा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने में, क्योंकि सबसे बड़ा वो इश्यू है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है और जैसे-जैसे डिमांड आती है, वैसा-वैसा इसमें बजट उपलब्ध कराया जाता है। अभी जिस बात की को मुख्यमंत्री ने कहा है
कि बजट प्रावधान कम किया गया है। बजट प्रावधान का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जितना बजट प्रावधान रहता है, मैं आपको बता दूं कि 2020-21 का जो बजट था और 2021-22 का जो बजट था, उसमें भी बजट प्रावधान जितना रखा गया था, उससे दोगुना या तिगुना बजट एलोकेशन किया गया। तो बजट प्रावधान अभी भी जो बजट प्रावधान रखा गया है, उसमें जैसी डिमांड आएगी, उसको गवर्नमेंट जो है अनुपूरक मांग के रूप में मांग करती है और उतनी राशि उसके लिए उपलब्ध करा दी जाती है। इसमें कोई बजट से कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता। और ये मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा में छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। ये बात करते हैं कि हम मज़दूरों की चिंता कर रहे हैं, मनरेगा की चिंता कर रहे हैं। ये जो अभी आपका मनरेगा की स्थिति ये है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ उन 9 राज्यों में है, जहाँ 70% से कम परसेंटेज पूरे किए गए हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पूरे देश में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो 9 आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ है। ये तो खर्चा तो कर नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार से बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। मनरेगा के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन 500 मनरेगा के लिए पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के लिए छत के लिए पैसा नहीं है। लेकिन नए रायपुर में 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके 14 मंत्रियों के लिए। आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति वास्तविकता है। एक बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर और किए हैं कि म्युनिसिपल जितने बॉडीज हैं, उनके लिए एक बॉन्ड की पहल की गई है। जितने भी स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे धमतरी का नगर पालिका होगा या रायपुर का नगर निगम है, वो बॉन्ड जारी कर सकती है और उस बॉन्ड के आधार पर वो अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है, सभी नगर पालिकाओं की स्थिति बहुत खराब है। इनके सेंटिटी ही ऐसी नहीं, विश्वसनीयता नहीं है, कोई इनका बॉन्ड खरीद सके। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।